नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बौद्ध साहित्य हम पढ़ रहे थे और पिटक साहित्य में हमने सुत्त पिटक को पिछले क्लास में पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम उससे आगे का इतिहास पढ़ेंगे, आगे का साहित्य पढ़ेंगे। ठीक है, और आज कोशिश करेंगे कि संपूर्ण बौद्ध साहित्य को आज हम पूरा पढ़ पाएं। ठीक है, ताकि हम कल से बौद्ध सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालें विद्यार्थियों। पिटक साहित्य हम पढ़ रहे थे, है ना। क्या पढ़ रहे थे? पिटक साहित्य पढ़ रहे थे। पिटक साहित्य में हमने देखा कि ये 3 भाग हैं इसके, जिसमें से सुत्त पिटक को हमने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे विनय पिटक, है ना। क्या पढ़ेंगे? विनय पिटक पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो विनय पिटक पढ़ेंगे विद्यार्थियों। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, विनय पिटक का संकलन भी प्रथम बौद्ध संगीति में और सुत्त पिटक के साथ ही किया गया था। जैसा कि आपको पता होगा, विनय पिटक का जो संकलन किया वो उपाली ने किया था। ठीक है, और विनय पिटक में बौद्ध जो भिक्षु थे उनके आचरण के नियम इसमें लिखे गए थे। ठीक है, संघ मतलब बौद्ध संघ के जो नियम थे, आचरण के नियम, और वो सारी बातें इसमें लिखी गई थी। और यह जो पिटक है विनय पिटक, यह भी 3 भागों में बटा हुआ है ना। 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, जिसमें 3 भागों की यदि मैं बात करूं तो एक हमारा आ जाता है सुत्त विभंग आ जाता है, एक आ जाता है परिवार पाठ और एक आ जाता है खंदक, है ना। इस प्रकार से 3 भाग इसमें आते हैं। तो चलो हम लिखना स्टार्ट करते हैं और हम जो है इसके एक एक भाग को बढ़िया से पढ़ते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैं सबसे पहले लिखूं इसका संकलन, इसका संकलन उपाली द्वारा फर्स्ट फर्स्ट मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, बुद्धिस्ट काउंसिल में किया गया था। ठीक है, में किया गया था उपाली द्वारा, उपाली द्वारा। अच्छा, उपाली लिख दिया ना, यहाँ पे भी लिख दिया। चलो, इसमें किया गया था। इसमें मिलता क्या है? संघ के नियम मिलते हैं, संघ के नियम लिखे हैं, संघ के नियम लिखे हैं, और जो विधि निषेध नियम है वो भी मिलते हैं, है ना। पातिमोक्ष वाले, है ना, विधि निषेध नियम भी मिलते हैं, है ना, विधि निषेध नियम भी मिलते हैं। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें विधि निषेध नियम भी मिलते हैं। ठीक है, और यह प्रमुख रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। ये बात हम लिखेंगे कि यह 3 भागों में बटा हुआ है ना, बटा हुआ है। यह 3 भागों में बटा हुआ है। तो इसमें पहला भाग की बात करें हम, पहला भाग है सुत्त विभंग, है ना। पहला भाग क्या है? सुत्त विभंग, है ना। पहला भाग जो है सुत्त विभंग है, और इस सुत्त विभंग में जो पातिमोक्ष के नियम हैं उनके भाष्य लिखे गए हैं, और सुत्त विभंग भी 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, सुत्त विभंग भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग तो है हमारा महाविभंग, और दूसरा भाग जो है वो है हमारा भिक्खुनी विभंग, है ना। महाविभंग और भिक्खुनी विभंग है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बातें इसमें नहीं है, यही है। देखो, इसके जो 2 भाग मिलते हैं, पहले मैं 2 भाग लिख देता हूँ। एक तो है सुत्त विभंग, है ना, सुत्त विभंग, और दूसरा भाग जो है वो है भिक्खुनी विभंग। ठीक है, भिक्खुनी विभंग। ठीक है, सुत्त विभंग और भिक्खुनी विभंग 2 हैं। अच्छा, इसमें एक बात हम लिख देते हैं, जो पातिमोक्ष के नियम हैं, पातिमोक्ष पातिमोक्ष के नियमों
पर भाष्य इसमें मिलता है, इसमें मिलता है। ठीक है, ये जो भाष्य है वो मिलता है। पातिमोक्ष या पाति, ये आधा क भी इसमें आ जाता है, या कहीं पे आधा ख और पूरा ख आ जाता है, पातिमोक्ष, ध्यान रखना। ठीक है, तो सुत्त विभंग के दो भाग हमने यहाँ पे लिखे, एक लिखा सुत्त विभंग लिखा और एक भिक्खुनी विभंग लिखा। सुत्त विभंग में जो जो बुद्ध उपासक थे, सॉरी महाविभंग है ये, सॉरी सुत्त विभंग नहीं, महाविभंग है। सुत्त विभंग का तो हिस्सा है ही है ये ना, सुत्त विभंग तो वो है ही, तो हम यहाँ पे इसको महाविभंग करेंगे, सुत्त विभंग नहीं है ये, महाविभंग है, महाविभंग ना, सॉरी महाविभंग। महाविभंग इसमें क्या है कि जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षुओं के आचरण के नियम यहाँ पर लिखे गए हैं ना, बौद्ध भिक्षुओं के जो नियम हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं, और जिनकी संख्या 227 है। यहाँ पे भिक्षुणियों के नियम लिखे गए हैं जिनकी संख्या 311 मिलती है। ठीक है, तो ये बात हमको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें बौद्ध भिक्षुओं के नियम कितने हैं, 227 है ना, लिखे हुए हैं। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसमें बौद्ध भिक्षुणियों के 311 नियम लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें बौद्ध भिक्षुणियों के 311 नियम लिखे हुए हैं, है ना, भिक्खुनी विभंग में। तो ये 3 हिस्से हैं इसके, ये 2 हिस्से हैं इसके सुत्त विभंग के, वो हमने यहाँ पे देखे। ठीक है, सुत्त विभंग में बस इतना याद रखना है, यहाँ से बाहर सवाल नहीं जाएगा, इतना आप याद रख लोगे तो खूब है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुत्त विभंग जो था, सुत्त पिटक जो था वो सबसे बड़ा पिटक था, सबसे विस्तृत था, सर्वश्रेष्ठ था तीनों पिटकों में, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और ये जो विनय पिटक हैं और अभिधम पिटक हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं ना। ठीक है, तो अब इसमें हम लिखेंगे अगला जो पिटक है, विनय पिटक का जो अगला भाग है, 3 भाग हमने यहाँ पे लिखे हैं ना, तो उसमें से एक भाग लिखा है सुत्त विभंग, है ना, दूसरा है परिवार पाठ, है ना, दूसरा क्या है, परिवार पाठ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं परिवार पाठ। ठीक है, परिवार पाठ में क्या मिलता है हमें, जो बौद्ध सिद्धांत हैं, बौद्ध सिद्धांत क्या मतलब, इनके बौद्धों के जो आचरण के नियम हैं वो सारे विनय पिटक में लिखे हुए हैं। तो विनय पिटक का जो सार संग्रह है वो प्रश्नोत्तर के रूप में यहाँ पे दिया गया है ना, या सीधा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के जो आचरण के नियम हैं उनका प्रश्नोत्तर के रूप में जिक्र कहाँ मिलता है, फिर वहाँ पे ऑप्शन आएगा सुत्त पिटक, सुत्त विभंग, परिवार पाठ, है ना, अभिधम पिटक, कुछ भी दे सकते हैं वो। या तो विनय पिटक होगा, विनय पिटक के अंदर भी सुत्त विभंग हो सकता, विनय पिटक भी हो सकता है, परिवार पाठ भी हो सकता है। यदि परिवार पाठ है तो पहले आंसर परिवार पाठ होगा, परिवार पाठ नहीं होगा तो विनय पिटक होगा, तो फिर आंसर विनय पिटक होगा। ठीक है, तो परिवार पाठ में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें विनय पिटक के सार संग्रह का प्रश्नोत्तर के रूप में उल्लेख मिलता है, प्रश्नोत्तर के रूप में
उल्लेख मिलता है प्रश्नोत्तर के रूप में, और इसमें उल्लेख जो है वो मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परिवार पाठ। अब आता है खंदक, है ना। अब अगला जो भाग आता है विद्यार्थियों, वो आता है खंदक। ठीक है, तीसरे नंबर पे मैं लिखूं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे खंदक। ठीक है, खंदक जो है इस यह भी दो भागों में बटा हुआ है, चुल्लवग और महावग, है ना। चुल्लवग और महावग दो भागों में बटा हुआ है। चुल्लवग जो है इसमें भिक्षुणियों के जो है नियम लिखे गए हैं। भिक्षुणियों के क्या, उपासिकाओं के नियम लिखे गए हैं, है ना। जो बौद्ध उपासिकाएं थी उनके नियम यहाँ पे लिखे गए हैं। स्त्री रोगों की जो है चर्चा मिलती है ना। स्त्री रोगों की चर्चा मिलती है। इसके अलावा जो है इसमें बौद्ध संगीतियों की, प्रथम जो दो बौद्ध संगीति थी उसकी जानकारी भी चुल्लवग में मिल जाती है। सॉरी। तो हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे कि इसमें भी दो भाग हैं। इसमें भी दो भाग हैं। कौन कौन से? इसमें एक नंबर पे मैं लिख सकता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ चुल्लवग। चुल्लवग, है ना। तो हम इसमें लिखेंगे कि इसमें बौद्ध उपासिकाओं, इसमें बौद्ध उपासिकाओं के नियम लिखे गए हैं। इसमें बौद्ध उपासिकाओं के नियम लिखे गए हैं। ठीक है, स्त्री रोगों की भी चर्चा की गई है ना। स्त्री रोगों की भी चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, स्त्री रोगों की चर्चा की गई है। ठीक है, स्त्री रोगों की चर्चा की गई है चुल्लवग में। इसके अलावा जो है रोगों की भी चर्चा है। स्त्री रोगों की जो औषधियाँ हैं उनकी भी चर्चा इसमें मिल जाती है। रोगों में आ जाएगा, आप लिखना चाहो तो लिख लेना कि इसमें स्त्री रोगों की चर्चा व औषधियों की भी चर्चा है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वे औषधियों की भी चर्चा मिलती है। औषधियों की चर्चा मिलती है। औषधियों की चर्चा मिलती है। औषधियों की चर्चा मिलती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा इसमें जो है प्रथम दोनों बौद्ध संगीतियों का जिक्र मिलता है ना। प्रथम दोनों बौद्ध संगीतियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, प्रथम दोनों बौद्ध संगीतियों का उल्लेख मिलता है। तो ये है विद्यार्थी हमारे चुल्लवग के अंदर। और अब हम बात करें महावग में, तो इसमें जो गृहस्थ उपासक, उपासक लिख दिया तो उसमें गृहस्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपासक और उपासिकाएं गृहस्थ ही हुआ करते थे, है ना। उनके नियम यहाँ पे लिखे गए हैं। और किसमें, महावग में गृहस्थ उपासकों के हैं और चुल्लवग में गृहस्थ उपासिकाओं के हैं, है ना। उपासिका लिख दिया तो गृहस्थ सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हम यहीं पे लिख देते हैं, जगह है तो हम यहाँ पे लिख देंगे चुल्लवग हो गया महावग। ठीक है, महावग, सॉरी, महावग। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे बौद्ध उपासकों के नियम लिखे गए हैं। बौद्ध उपासकों के नियम लिखे
गए हैं, बौद्ध उपासकों के नियम इसमें लिखे गए हैं, तथा मतलब बुद्ध को जो संबोधि प्राप्त हुआ, बुद्ध को संबोधि बुद्ध को संबोधि प्राप्त से लेकर और अशोक मौर्य जो था, अशोक महान, अशोक मौर्य के शासन की जानकारी मिलती है, की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये मिलता है हमको चुल्लवग और महावग में। और इस प्रकार से ये सुत्त विभंग जो है, सॉरी, ये विनय पिटक के 3 भाग हमने देखे, सुत्त विभंग, परिवार पाठ और खंडक। ठीक है, तीनों भाग हमने देख लिए हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जो है ये सुत्त विभंग, सॉरी, विनय पिटक भी यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों, विनय पिटक हमारा पूरा हो गया। अब हम अगले पिटक की ओर चलेंगे, अभिधम्म पिटक की ओर। ठीक है, अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत मिलते हैं। बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उनकी विस्तृत व्याख्या मिलती है ना। सुत्त पिटक में भी बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं, बुद्ध के उपदेश वही मिलते हैं, और अभिधम्म पिटक में भी बौद्ध धर्म के सिद्धांत वगैरह हैं, उनकी व्याख्या मिलती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, आप इसको उतारें और मैं जो है अभिधम्म पिटक के ऊपर चर्चा करता हूँ। ठीक है, तो विद्यार्थियों, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने इसको उतार ही लिया होगा। ठीक है, तो चलो आज इसको हम विनय पिटक को पूरा करके, सॉरी, पिटक साहित्य को ही पूरा करके, और हम चर्चा करेंगे आज अनुपिटक के ऊपर, और अनुपिटक को भी जो है पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत अधिक नहीं है, बस सुत्त पिटक जो है वही बड़ा है। सुत्त पिटक सबसे विस्तृत है ना। बौद्ध साहित्य की अधिकांश जानकारी हमको सुत्त पिटक से मिल जाती है, बहुत डिटेल में है। सुत्त पिटक की बात करें तो सुत्त पिटक के जो एक भाग है खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय के अंदर भी जो जातक कथाएं हैं उनको भी हम पूरा नहीं पढ़ सकते, है ना। जितना हम प्राचीन भारत पूरा पढ़ते हैं ना, उतनी क्लासें यदि जातक कथाओं के ऊपर ले ली जाएं तो भी कम पढ़ें, क्योंकि जातक कथाएं कितनी हैं, 547 बताते हैं, कहीं 49 बताते हैं, कहीं 50 बताते हैं, तो बहुत विशाल है। तो चलो हम यहाँ पे अभिधम्म पिटक की बात करें। तीसरा पिटक आ गया अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें जैसा कि आपको पता है, तृतीय बौद्ध संगीति में इसका संकलन किया गया था, है ना, जिसमें तृतीय बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्र तिस्य के नेतृत्व में इसका संरक्षण किया गया था। इसका एक भाग कथावत्थु मोगलीपुत्र तिस्य ने भी लिखा था। इसमें 7 भाग टोटल हैं। ठीक है, और अभिधम्म पिटक के बारे में वही बातें हैं, बौद्ध धर्म के सिद्धांत इसमें मिलते हैं। चलो हम लिखते हैं। एक तो संस्कृत भाषा का पहली बार इसमें प्रयोग किया गया था, वरना पिटक साहित्य संपूर्ण पाली भाषा का साहित्य है, लेकिन इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग पहली बार किया गया था ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पिटक साहित्य में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग इसी पिटक में किया गया। इसी पिटक में किया गया, पहली चीज। ठीक है, दूसरी बात हम इसमें क्या लिखेंगे कि तीसरी बौद्ध संगीति में इसका संकलन किया। तीसरी बौद्ध संगीति में इसका संकलन मोगलीपुत्र तिस्य द्वारा किया गया।
मोगालीपुत्र तिष्य, ये कहीं पे से भी मिल जाता है, ये भी मिल जाता है। मोगालीपुत्र तिष्य द्वारा किया गया, ठीक है। मोगालीपुत्र तिष्य द्वारा इसका संकलन किया गया, ठीक है। इसके अलावा हाँ, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या मिलती है, ठीक है। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या मिलती है, ठीक है। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों सिद्धांतों की व्याख्या मिलती है। तीसरी बौद्ध संगीति का जिक्र तो है ही, तीसरी बौद्ध संगीति में इसको संकलित किया गया है, तो ठीक है। और मोगलीपुत्र का जिक्र मिलता है ना। और ये जो समय था, तीसरी बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी, ये मेरा आपसे सवाल है कि तीसरी बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई, किसके संरक्षण में आयोजित की गई, है ना, अध्यक्षता किसने की, ये सारी बात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए विद्यार्थियों, ठीक है। मैं भी देखूं कि कौन कौन विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कौन कौन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे इसमें इसके कुल 7 भाग हैं, ठीक है। इसके कुल 7 भाग हैं, है ना। इसके कुल 7 भाग हैं, जिसमें मैं बात करूं 7 भागों की, तो देखो कितना कुछ हम लिख पाते हैं। 1 नंबर पे तो मैं लिखूंगा कथावस्तु, कथावस्तु, ठीक है। कथावस्तु। 2 नंबर पे मैं लिखूं तो जो है धातु कथा, धातु कथा, ठीक है। तीसरे नंबर पे मैं लिखूं पठान। देखो ये ऐसे कोई क्रम फिक्स नहीं है, जैसे जैसे मुझे याद आ रहे हैं वैसे वैसे मैं लिख रहा हूं बस। यमक, है ना। और 5वें पे मैं लिखूं पुगल पंचती, पुगल पंचती, है ना। और 6 पे हम लिख सकते हैं देखो कथावस्तु, धातु कथा, पठान, यमक, पुगल पंचती, धम्म संगनी, है ना, धम्म संगनी। और एक क्या बचा, कथावस्तु, धातु कथा, पठान, यमक, पुगल पंचती, धम्म संगनी। और एक और बच रहा है कथावस्तु, धातु कथा, पठान, यमक, पुगल पंचती, धम्म संगनी, विभंग। एक और है विभंग, है ना। 7 हो जाएंगे हमारे, ठीक है। विभंग और है एक, सॉरी, ये 7 विभंग हो जाएगा एक, ठीक है, विभंग। तो इन 7 को आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है विद्यार्थियों, ठीक है। सॉरी। तो ये था हमारा पिटक साहित्य, जो हमने यहाँ पे विद्यार्थियों पूरा पढ़ा। अभिधम पिटक में बस इतना ही है, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, मैं एक बार पिटक साहित्य को एक संक्षिप्त में आपको बताऊं तो देखो पिटक में पिटकों की संख्या 3 है, जिसमें एक आता है सुत्त पिटक, एक आता है विनय पिटक, एक आता है अभिधम पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक 5 भागों में था, जिसमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय, है ना। और इसके अलावा विनय पिटक 3 भागों में था। विनय पिटक में 3 भाग थे। एक तो था अभिधम, सॉरी, विनय पिटक हमने अभी देखा, है ना। 3 भाग थे, खंदक और परिवार पाठ, खंदक, परिवार पाठ, और एक था सुत्त विभंग, है ना। सुत्त विभंग, परिवार पाठ और खंदक, 3 भाग उसमें थे विनय पिटक में। अभिधम पिटक में 7 भाग हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखे कथावस्तु, धातु कथा, पठान, यमक, पुगल पंचती, धम्म संगनी और विभंग, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पिटक साहित्य पूरा होता है विद्यार्थियों। अब पिटक साहित्य के इतर जो साहित्य है अनुपिटक, उसकी ओर हम चलते हैं, ठीक है। अनुपिटक की ओर अब हम चलते हैं और अनुपिटक में देखते हैं क्या क्या आता है, वो हम सारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं अनुपिटक, ठीक है। अनुपिटक, अनुपिटक साहित्य,
ठीक है, अनुपिटक साहित्य। ठीक है, तो अनुपिटक साहित्य में विद्यार्थियों अ, अनुपिटक साहित्य को हम दो भागों में बांट देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अनुपिटक साहित्य में एक तो हमारा पाली भाषा के ग्रंथ भी आते हैं और एक हमारे जो है संस्कृत भाषा के ग्रंथ भी आते हैं। ठीक है, तो पाली भाषा के ग्रंथों को हम अलग पढ़ते हैं और संस्कृत भाषा के ग्रंथों को अलग पढ़ लेते हैं, ताकि हमको जो है चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। एक नंबर पे पाली भाषा, पाली भाषा, और दो नंबर पे हम लिख देते हैं संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा। ठीक है, तो इस प्रकार से दो भागों में बढ़ जाता है। तो एक नंबर पे हम पाली भाषा लिखते हैं, पाली भाषा। ठीक है, ए लिख देते हैं इसको, ए। पाली भाषा के ग्रंथों में एक नंबर पे मैं बात करूं तो जो है मिलिंद पन्हो की बात करते हैं हम, है ना, मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलिंद पन्हो जो है सॉरी, पाली भाषा का ग्रंथ है और ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में 7 भागों में लिखा गया था। और मिलिंद पन्हो जो है, मिलिंद का मतलब है मेनांडर से, जो यवन शासक था मेनांडर, उसने कुछ प्रश्न किए थे जिसके जवाब दिए थे नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु ने। ठीक है, तो उन दोनों के सवाल जवाबों का ये एक संग्रह है जिसको नागसेन ने संकलित किया था। ठीक है, नागसेन ने लिखा था। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे, देखो भाषा तो पाली है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पाली भाषा के ग्रंथों को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिलिंद पन्हो में मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि मिलिंद, मिलिंद कौन है, मेनांडर। मेनांडर कौन था, यवन शासक, यवन शासक। ठीक है, मिलिंद व नागसेन का वार्तालाप, वार्तालाप नागसेन द्वारा, नागसेन द्वारा प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में 7 सर्गों में संकलित किया गया, 7 सर्गों में लिखा गया, लिख देते हैं, लिखा गया। ठीक है, नागसेन ने तो प्रश्न किए थे, नागसेन ने सॉरी मिलिंद ने तो प्रश्न किए थे और प्रश्नों के उत्तर हम लिख देते हैं। चलो, प्रश्नों के उत्तर दिए, नागसेन ने तो उत्तर दिए थे और मेनांडर ने जो है प्रश्न किए थे, प्रश्न किए थे। ठीक है, तो ये बात है, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है। मिलिंद ने तो इसमें प्रश्न किए थे, नागसेन ने उत्तर दिए थे, नागसेन द्वारा लिखी गई है और प्रथम शताब्दी में लिखी गई है, 7 सर्गों में लिखी गई है। तो मिलिंद पन्हो के बारे में जो जो सॉरी जो आते हैं वो मैंने यहाँ पे एक ही लाइन में बड़ी ही गजब तरीके से लिख डाली है। ठीक है, देखो 7 सर्गों की बात कर ली, समय की बात कर ली कि प्रथम शताब्दी में, है ना, किसने प्रश्न किए थे, तो मेनांडर ने प्रश्न किए। मेनांडर कौन था, यवन शासक था, इसको मिलिंद भी कहा गया है। नागसेन ने इसके जवाब दिए, नागसेन कौन था, बौद्ध भिक्षु था, इसने उत्तर दिए, नागसेन ने ही इसको लिखा था, इस पुस्तक को, मिलिंद पन्हो को। ठीक है, अब दूसरा ग्रंथ हम इसमें देखें पाली भाषा का, तो दूसरा जो हमारा आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा सिंगली साहित्य। ठीक है, सिंगली साहित्य जो है ये हमारा दूसरा प्रश्न, दूसरा वो है। ठीक है, सिंगली साहित्य जो है ये है श्रीलंका में प्राप्त किया गया है, श्रीलंका का इतिहास की जानकारी से मिलती है ना। तो हम इसमें लिखेंगे श्रीलंका का इतिहास, श्रीलंका का इतिहास व मौर्य शासकों की जानकारी देता है, मौर्य शासकों की जानकारी देता है ना। मौर्य शासकों में हमको एक नाम मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप इसमें कहा गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा चंद्रगुप्त
मौर्य को सकल जम्बूद्वीप कहा गया है। सकल जम्बूद्वीप कहा गया है। कहा गया है, ठीक है। तो ये पूछते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप कहाँ कहा गया है, तो सिंगली अनुश्रुतियों में, सिंगली साहित्य में कहा गया है। और यह कहाँ से प्राप्त होता है, श्रीलंका से प्राप्त होता है, ठीक है। यह श्रीलंका से प्राप्त होता है, ठीक है। यह श्रीलंका से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा जो पाली भाषा में आएगा वो हमारा ये श्रीलंका के साहित्य में ही आते हैं। जो है महावंश और जो दो ग्रंथ आते हैं, महावंश और दीपवंश, ठीक है। महावंश और दीपवंश आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दीपवंश व महावंश, ठीक है। दीपवंश व महावंश। कहते हैं कि संभवतः महावंश की रचना जो है महासेन ने की थी। इनका एग्जैक्ट रचनाकारों के बारे में जानकारी मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं संभवतः इसकी रचना महासेन ने की थी, ठीक है। महासेन ने की थी, ठीक है। संभवतः इसकी रचना महासेन ने की थी, ठीक है। तो पाली भाषा के इन ग्रंथों के अलावा हम अगला ग्रंथ ले सकते हैं विशुद्धिमग्ग को, ठीक है। विशुद्धिमग्ग बुद्ध घोष ने लिखा था और इसको बौद्ध साहित्य का जो है विश्वकोश कहा जाता है, या बौद्ध साहित्य का राजकोष कहा जाता है, या इसको विशुद्धिमग्ग को त्रिपिटकों की जो है कुंजी कहा जाता है ना, त्रिपिटकों की कुंजी कहा जाता है। और इसको लिखने का जो काम किया वो 5वीं सदी ईस्वी में और बुद्ध घोष ने किया था, ठीक है। बुद्ध घोष बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको अगली स्लाइड पे ले लेते हैं। आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें विद्यार्थियों, ठीक है। और आप बढ़िया से इसको तैयार करें तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ और आपने इसको उतार लिया होगा, ठीक है। नहीं उतारा है तो आप बढ़िया से उतार लें और बार बार पढ़ेंगे विद्यार्थियों तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। पिटक साहित्य हमारा पूरा हो गया तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप लगातार मेहनत करेंगे ना तो आराम से चीज़ें याद हो जाती हैं फिर, ठीक है। सॉरी। तो ये लीजिए मिटा दिया हमने। और अब हम बात करते हैं चौथे ग्रंथ के रूप में विशुद्धिमग्ग की, है ना। चौथे ग्रंथ के रूप में विशुद्धिमग्ग इसमें ये वाला से लगाते हैं विशुद्धिमग्ग, ठीक है। विशुद्धिमग्ग, ठीक है। तो विशुद्धिमग्ग हो गया। इसके बारे में देखो, जैसे मैंने अभी बोल के सुनाया, मैं उनको लिख देता हूँ। 5वीं शताब्दी में बुद्ध घोष द्वारा रचित, ठीक है। एक चीज, ठीक है। विशुद्धिमग्ग को जो है बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म का राजकोष, बौद्ध धर्म का विश्वकोश और त्रिपिटकों की कुंजी के रूप में जो है इसको जाना जाता है, ठीक है। त्रिपिटकों की कुंजी के रूप में यह जाना जाता है, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे कि इसको बौद्ध धर्म का राजकोष, बौद्ध धर्म का विश्वकोश, बौद्ध धर्म का विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया, है ना, विश्वकोश तथा
त्रिपिटकों की कुंजी, त्रिपिटकों की कुंजी कहा जाता है, त्रिपिटकों की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, और यह जो ग्रंथ है हीन यानियों का ग्रंथ है, क्योंकि जो बुद्ध घोष थे वो स्वमहीन यानी थे, है ना। ठीक है, तो यह हीन यानियों का ग्रंथ है ना, यह हीन यानियों का ग्रंथ है ना, और इसमें त्रिपिटकों का संक्षिप्त इतिहास मिलता है। इसमें त्रिपिटकों का संक्षिप्त इतिहास मिलता है। इसमें त्रिपिटकों का संक्षिप्त इतिहास मिलता है। ठीक है, देखो विद्यार्थियों, जो पाली साहित्य है ना वो पूरा है ही हीन यानियों का। तो आप बस एक बेसिक सा फंडा ध्यान रखें, पाली साहित्य जो है हीन यानियों का ही है, और जो संस्कृत साहित्य है वो महायानियों का साहित्य है। ठीक है, आरंभिक बौद्ध साहित्य का जो विश्वकोश है वो विद्यार्थियों सुत्त पिटक को कहा जाता है, ये जरूर ध्यान रखना, है ना। मैं यहाँ पे नोट डाल के और एक बात जरूर लिखना चाहूंगा। ठीक है, रेड कलर के पेन से मैं लिख देता हूँ, नोट डाल के आप भी लिख सकते हैं कि आरंभिक बौद्ध साहित्य का, आरंभिक बौद्ध साहित्य का विश्वकोश, आरंभिक बौद्ध साहित्य का विश्वकोश सुत्त पिटक को कहा जाता है, सुत्त पिटक को कहा जाता है। ठीक है, आरंभिक बौद्ध साहित्य का विश्वकोश सुत्त पिटक को कहा जाता है। ठीक है, तो ये था विद्यार्थियों हमारे पाली भाषा का साहित्य। इसमें बुद्ध घोष की कुछ रचनाएं और हमको मिलती हैं, जैसे सामंत पासदिका, है ना। सामंत पासदिका जो है विनय पिटक की टीका है। सामंत पासदिका एक सुमंगल विलासिनी है ना, ये भी बुद्ध घोष की टीका है, सुमंगल विलासिनी, जो कि दीर्घ निकाय की टीका है ना। सुमंगल विलासिनी दीर्घ निकाय की टीका है। और एक निदान गाथा भी हमको इन्हीं की रचना के रूप में मिलती है, निदान गाथा, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी मिलती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बुद्ध घोष की अन्य रचनाएं, है ना। बुद्ध घोष की अन्य रचनाएं। ठीक है, बुद्ध घोष की अन्य रचनाओं में हम लिखेंगे यहाँ पे, एक नंबर पे मैं लिख दूं तो सामंत पासदिका, ये है विनय पिटक की टीका, विनय पिटक की टीका। ठीक है, विनय पिटक की टीका। दूसरे नंबर पे मैं लिख दूं यहाँ पे सुमंगल विलासिनी, सुमंगल विलासिनी। ठीक है, सुमंगल विलासिनी दीर्घ निकाय की टीका है ना, दीर्घ निकाय की टीका। दीर्घ निकाय क्या है, सुत्त पिटक का एक भाग है ना। तीसरे नंबर पे आता है निदान गाथा, निदान गाथा ना। निदान गाथा क्या है, महात्मा बुद्ध की जीवनी लिखी थी इसने, बुद्ध घोष ने। ठीक है, महात्मा बुद्ध की जीवनी, महात्मा बुद्ध की जीवनी। ठीक है, तो ये लो विद्यार्थियों, महात्मा बुद्ध की जीवनी हो गई। ठीक है, निदान गाथा के रूप में। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं थी। इसके अलावा पाली भाषा की कुछ अन्य रचनाओं के नाम हमको मिलते हैं, जैसे एक मिलता है महाबोधि वंश, उपतिश ने लिखा था, महाबोधि वंश, है ना। महाबोधि वंश उपतिश ने लिखा। और
एक नेति प्रकरण मिलता है महाकच्चायन का, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, चौथे नंबर पे हम लिख दिया। पांचवें नंबर पे अन्य रचनाओं के नाम से लिख सकते हैं, अन्य रचनाएं, है ना। अन्य रचनाओं में हम जो है हम लिख सकते हैं महाबोधि वंश एक नंबर पे, महाबोधि वंश। महाबोधि वंश किसने लिखा है? महाबोधि वंश उपतिश ने लिखा है ना। उपतिश ने लिखा है, ये ध्यान रखना, उपतिश ने लिखा महाबोधि वंश। और एक रचना मिलती है नेति प्रकरण के नाम से, नेति प्रकरण। नेति प्रकरण जो है ये महाकच्चायन ने लिखी है ना। किसने लिखी है? सॉरी, महाकच्चायन ने लिखी है नेति प्रकरण, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया तरीके से ध्यान रखोगे, ठीक है। ये नीति प्रकरण हो गया, महाबोधि वंश हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं विद्यार्थियों, जो हमारा बौद्ध साहित्य में जो अनुपिटक है, अनुपिटक में भी जो हमारा पाली भाषा का साहित्य है, तो पाली भाषा के साहित्य में देखो क्या क्या आता है, मैंने आपको लिखा है। पाली भाषा के साहित्य में सबसे पहले आएगा हमारा मिलिंद पन्हो आएगा, जिसमें मिलिंद और नागसेन के मध्य वार्तालाप मिलता है। दूसरा सिंगली अनुश्रुति, तीसरा दीपवंश और महावंश, चौथा विशुद्धि मग्ग आएगा जिसकी रचना बुद्ध घोष ने की थी, ठीक है। फिर कुछ बुद्ध घोष की रचनाएं आती हैं जिसमें सामंत पास्तिका आता है, सुमंगल विलासिनी आता है और निदान गाथा आता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य रचनाओं में हम यहाँ पे दे सकते हैं कि महाबोधि वंश आता है, तिष्यगुप्त, सॉरी, जो महाबोधि वंश आता है उपतिश्य का, ठीक है। और एक आता है नेति प्रकरण, ठीक है, जिसको लिखा था महाकच्चायन ने, ठीक है। तो ये हमारा बौद्ध साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य का जो अनुपिटक का पाली साहित्य हो गया, ठीक है। पाली साहित्य हमारा पूरा होता है। और पाली साहित्य के बाद हम आगे की जो संस्कृत साहित्य है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ एक रचनाएं हैं बस, इसमें बुद्ध घोष, सॉरी, अश्वघोष की बुद्ध चरित्र प्रमुख रचना मानी जाती है। इसके अलावा अश्वघोष की अन्य कई रचनाएं भी हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे सारीपुत्र प्रकरण है ना, और सौंदरानंद है ना, सौंदरानंद सारीपुत्र प्रकरण, और एक वज्र सूची भी मिलता है जिसमें जाति प्रथा के बारे में और जानकारी मिलती है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, उतना ही है बस, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं संस्कृत साहित्य, ठीक है। कौन सा? संस्कृत साहित्य हम पढ़ेंगे, संस्कृत साहित्य, ठीक है। संस्कृत साहित्य में पहली रचना जो मानी जाती है वो मानी जाती है बुद्ध चरित, ठीक है। बुद्ध चरित की रचना की थी अश्वघोष ने, ठीक है। वो बुद्ध घोष थे अभी जो हमने पढ़े, है ना। अब ये है अश्वघोष, ठीक है। बुद्ध घोष और अश्वघोष दोनों में ध्यान रखना है। अश्वघोष महायानी है ना, जबकि बुद्ध घोष जो थे वो हीनयानी थे, ठीक है। इसमें 28 सर्गों में ये लिखा गया था, जिसमें से 17 सर्ग ही हमको मिल पाए, और महात्मा बुद्ध की जीवनी इसमें लिखी गई है ना। महात्मा बुद्ध की जीवन शैली पर आधारित ये ग्रंथ है, और इसमें बुद्ध के जो है गर्भस्थ होने से लेकर और अशोक मौर्य तक का शासन यहाँ पर हमको मिलता है। इतना ही है, इसमें ज़्यादा नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अश्वघोषकृत है ये ना, अश्वघोषकृत। कुल भाग कितने हैं इसमें? कुल भाग हैं 28 सर्ग। प्राप्त कितने हुए? प्राप्त हमको हुए हैं 17, ठीक है। और इसमें हम लिखेंगे बुद्ध की जीवन शैली पर आधारित है, बुद्ध की जीवन शैली पर आधारित, है ना, बुद्ध की जीवन शैली पर आधारित है ये, ठीक है। बुद्ध की जीवन शैली पर आधारित है, और बुद्ध की जीवन शैली पर आधारित है। 28 सर्ग में ये है, अश्वघोष ने लिखा है।
और जो ये जो है महायानियों का जो है प्रमुख ग्रंथ है। महायानियों का तो है ही, संस्कृत साहित्य है ही महायानियों का, है ना। महात्मा बुद्ध के गर्भ में जाने से लेकर, है ना, बुद्ध की गर्भस्थ घटना से लेकर, गर्भस्थ घटना से लेकर और अशोक के शासन तक की जानकारी मिलती है, ठीक है। अशोक के शासन तक की जानकारी मिलती है। तो ये था हमारा बुद्ध चरित्र। बड़े ही बढ़िया तरीके से इसको याद रखना है। अश्वघोष कृत है, ध्यान रखना, बुद्ध चरित्र। जबकि विशुद्धि मग्ग किसका था? बुद्ध घोष का था, है ना, वो बुद्ध घोष का था, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें सौंदरानंद की, तो सौंदरानंद में महात्मा बुद्ध के जो सौतेले भाई थे नंद व उनकी पत्नी सौंदरा का उल्लेख मिलता है। और यह जो है सौंदरानंद वो हमको 18 भागों में मिलता है, मतलब 18 भागों में लिखा गया है, ठीक है। तो दूसरा जो ग्रंथ है सौंदरानंद, है ना, सौंदरानंद, ठीक है। सौंदरानंद ये भी बुद्ध अश्वघोषकृत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अश्वघोषकृत 18 सर्गों में लिखा गया था। और इसमें बुद्ध के सौतेले भाई नंद व उसकी पत्नी सौंदरा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सौंदरानंद, ठीक है। इसके अलावा एक आता है सारीपुत्र प्रकरण के रूप में भी एक रचना मिलती है अश्वघोष की, सारीपुत्र प्रकरण के रूप में, ठीक है। बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण के रूप में एक रचना मिलती है, जिसमें सारीपुत्र को बुद्ध के द्वारा जो बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था उसका जिक्र यहाँ पर हमको मिलता है, जो कि 9 सर्गों में है। और इसमें कुछ श्रृंगार रस का जिक्र भी हमको मिल जाता है, ठीक है। तो सारीपुत्र प्रकरण की हम बात करें, सारीपुत्र प्रकरण, ठीक है। सारीपुत्र प्रकरण की बात करेंगे तो इसमें ये अश्वघोष की रचनाएं चल रही है ना, 9 सर्गों में अश्वघोष द्वारा रचित है। ये 9 सर्गों में अश्वघोष द्वारा रचित, ठीक है, एक बात। दूसरी बात हम इसमें लिखेंगे कि सारीपुत्र को बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है श्रृंगार रस का जिक्र भी मिलता है, ठीक है। इसके अलावा विद्यार्थियों अश्वघोष की एक रचना और मिलती है वज्र सूची, जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जाति व्यवस्था का जो है खंडन किया है एक तरीके से, और उपनिषदीय ग्रंथ उसको माना जाता है वज्र सूची को, ठीक है। तो चौथे नंबर पे मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ वज्र सूची, ठीक है।
वज्र सूची, ठीक है। अश्वघोषकृत है वही, अश्वघोषकृत, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है वज्र सूची की? जाति व्यवस्था का खंडन किया है, का खंडन किया, और उपनिषदीय ग्रंथ इसको माना जाता है, उपनिषदीय ग्रंथ माना जाता है, उपनिषदीय ग्रंथ यह है माना जाता है, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के ग्रंथों में अश्वघोष के ये 4 ग्रंथ मिलते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। चारों को आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। पहला है, देखो अश्वघोष के मैं चारों ग्रंथों की बात बताऊं तो अश्वघोष का पहला ग्रंथ बुद्ध चरित, ठीक है, जो कि 28 सर्गों में था। 17 सर्ग ही हमको प्राप्त हुए हैं। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध की जीवन शैली पर आधारित यह ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। बुद्ध के गर्भस्थ घटना से लेकर और अशोक के शासन तक की इसमें जानकारी हमको मिल जाती है, ठीक है। दूसरी रचना सौंदरानंद है, जिसमें बुद्ध के भाई नंद, जो सौतेला भाई था नंद, वह उसकी पत्नी सौंदरा का जिक्र मिलता है, ठीक है। और 18 सर्गों में यह लिखा गया है। उसी प्रकार सारीपुत्र प्रकरण 9 सर्गों में अश्वघोष द्वारा रचित है, और श्रृंगार रस का जिक्र मिलता है। सारीपुत्र को बुद्ध द्वारा जो बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था, उसका जिक्र सारीपुत्र प्रकरण में मिलता है। वज्र सूची में जाति व्यवस्था का जाति व्यवस्था का खंडन किया, और जो है उपनिषदीय ग्रंथ इसको माना जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य भी संस्कृत के ग्रंथ हैं, जैसे एक वैपुल्य सूत्र आता है, इसमें 9 भाग हैं, है ना, 9 भाग हैं। और सुत्त पिटक के जो विस्तृत उपदेश हैं, वो सब वैपुल्य सूत्र में लिखे गए हैं, ठीक है। तो हम इसको मिटा रहे हैं विद्यार्थियों, और हम अगला ग्रंथ हम लिखेंगे वैपुल्य शास्त्र है, वैपुल्य सूत्र नहीं, वैपुल्य शास्त्र है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, और हम जो है आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपने इसको उतार ही लिया होगा वैसे, ठीक है ना। मैं इसको मिटाकर और हम आगे चर्चा करते हैं वैपुल्य शास्त्र की, है ना। वैपुल्य शास्त्र भी इसी संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, जिसमें जो है 7 भागों में लिखा गया है। इसमें से एक भाग हमको मिलता है ललित विस्तार, है ना, ललित विस्तर, ठीक है। वैपुल्य शास्त्र, ठीक है। वैपुल्य शास्त्र की हम बात करें तो वैपुल्य शास्त्र जो है 9 भागों में है, और सुत्त पिटक के विस्तृत उपदेशों का उल्लेख इसमें किया गया है ना। सुत्त पिटक के विस्तृत उल्लेखों का जिक्र इसमें किया गया है, और ललित विस्तार जो है इसका एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, ललित विस्तार। और कहते हैं कि ललित विस्तार की रचना हरिभद्र ने की थी, है ना, हरिभद्र ने की थी। और ललित विस्तार में 64 लिपियों का जिक्र मिलता है, ललित विस्तार में 64 लिपियों का जिक्र मिलता है। और ललित विस्तार के ऊपर ही एक विद्वान हुए थे मैथ्यू अर्नोल्ड, जिसने द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी थी, है ना, एशिया का प्रकाश स्तंभ, ठीक है, एशिया का प्रकाश स्तंभ पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 7 भागों में नहीं है विद्यार्थियों, मैंने शायद अभी 7 भाग बोला था, 9 भागों में है ये, ना। वैपुल्य शास्त्र कितने भागों में है? यह 9 सर्गों में है, यह 9 सर्गों में लिखा गया है, यह 9 सर्गों में लिखा गया है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि सुत्त पिटक के जो उपदेश हैं, सुत्त पिटक के विस्तृत उपदेशों को इसमें लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है, ठीक है। ललित विस्तार हरिभद्र सूरीकृत,
हरिभद्र सूरी कृत ललित विस्तार, ललित विस्तर भी मिलता है, विस्तार भी मिलता है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हरिभद्र सूरी कृत ललित विस्तर को इसका भाग माना जाता है, को इसका भाग माना जाता है। ठीक है, ललित विस्तर को वैपुल्य शास्त्र का ही भाग माना जाता है। और ललित विस्तर की रचना किसने की थी? हरिभद्र ने की थी। ठीक है, अब इस ललित विस्तर की क्या क्या विशेषताएं हैं, मैं ललित विस्तर के बारे में जो है बात करना चाहूँगा थोड़ी सी। जैसे ललित विस्तर जो है, इसमें एक तो 64 लिपियों का जिक्र मिलता है, 64 लिपियों का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है, 64 लिपियों का उल्लेख मिलता है। और जो मैथ्यू अर्नोल्ड हुए थे, मैथ्यू अर्नोल्ड, उसने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी थी, है ना, इसके ऊपर, है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे इसके ऊपर मैथ्यू अर्नोल्ड ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, है ना, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश स्तंभ, है ना, एशिया का प्रकाश स्तंभ, एशिया का प्रकाश स्तंभ, ठीक है, नामक रचना लिखी थी, नामक रचना की। ठीक है, एशिया का प्रकाश स्तंभ वैसे आपको पता होगा महात्मा बुद्ध को भी कहा जाता है ना, बुद्ध को भी कहा जाता है, बुद्ध को भी कहा जाता है। एशिया का प्रकाश स्तंभ जो है बुद्ध को भी कहा जाता है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारे विपुल्य शास्त्र, इसको हमने बढ़िया से पढ़ा। इसके अलावा महावस्तु भी एक ग्रंथ मिलता है ना, महावस्तु भी मिलता है। महावस्तु जो हीनयानियों का ग्रंथ है, लेकिन इसमें महायानियों की विशेषताएं मिलती हैं, इसलिए महावस्तु को हीनयानियों व महायानियों के बीच का सेतु कहा जाता है ना, महावस्तु। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा महावस्तु। ठीक है, महावस्तु, तो मैं इसमें लिखूंगा कि यह हीनयानियों का ग्रंथ है, हीनयानियों का ग्रंथ है। वैसे संस्कृत साहित्य महायानियों का है, लेकिन ये हीनयानियों का ग्रंथ है ना, और इसमें महायानियों की विशेषताएं मिलती हैं, महायानियों की विशेषताएं मिलती हैं, मिलती हैं। ठीक है, इसलिए इसे, इसलिए इसलिए इसे हीनयान व महायान के मध्य का सेतु माना जाता है, के मध्य का सेतु माना जाता है। ठीक है, इसलिए इसे हीनयान व महायान के मध्य का सेतु माना जाता है, महावस्तु को। ठीक है, इसके अलावा जो है एक रचना मिलती है प्रज्ञा पारमिता, नागार्जुन कृत है, वो भी हाँ संस्कृत का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रज्ञा पारमिता, है ना, प्रज्ञा पारमिता नागार्जुन कृत है ये ना, जानकारी ज़्यादा कुछ इसमें मिलती नहीं है, नागार्जुन कृत। ठीक है, प्रज्ञा पारमिता जो है नागार्जुन कृत है। ठीक है, तो ये हमारा विद्यार्थियों
जो संस्कृत साहित्य है उसकी प्रमुख प्रमुख रचनाओं को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप बढ़िया तरीके से इसको ध्यान रखना। इसके अलावा जो है और भी कुछ रचनाएं हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे इतनी ही रचनाएं हैं, और भी हो सकते हैं। मेरे को जितनी याद आई मैंने लिख दी, जितनी मैंने याद कर रखी थी वो सारी आ गई इसमें। अवदान कल्प भी है, वैसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अवदान कल्प है ना, जानकारी ज़्यादा कुछ मिलती नहीं है। अवदान कल्प है, क्षेमेंद्र की है वैसे ये ना, अवदान कल्प, ठीक है, क्षेमेंद्र की है, क्षेमेंद्र कृत, ठीक है। अवदान कल्प जो है क्षेमेंद्र कृत, क्षेमेंद्र कृत है। हाँ, ठीक है। इसके अलावा और कोई ग्रंथ हो तो आप लिख लेना। और वैसे पिटकों की टीकाएं जरूर मिलती हैं। महापचरी नाम से अभिधम पिटक की टीका मिलती है, महापचरी है ना। और फुरूदी, फुरूदी के नाम से मिलती है विनय पिटक की। और महाअट्ट कथा मिलती है सुत्त पिटक की। तो ये 3 टीकाएं और ध्यान रखना आप थोड़ी सी। मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। पिटकों की टीकाएं है ना, वो भी संस्कृत में की गई हैं। पिटकों की टीकाएं है ना, पिटकों की टीकाएं, ठीक है। पिटकों की टीकाएं भी ध्यान रखना। ये संस्कृत भाषा में की गई टीकाएं हैं। इनको मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। जैसे एक तो हमको मिलता है महापचरी, महापचरी, ठीक है। ये है अभिधम्म पिटक की है ना, अभिधम्म पिटक की टीका है ना, अभिधम्म पिटक की टीका है, ठीक है। ये संस्कृत भाषा की है, आप ध्यान रखना। मतलब इनकी टीका तो हर भाषा में की गई है, लेकिन ये संस्कृत भाषा की टीका है, ध्यान रखना है ना। इस प्रकार से जो है पूछा जा सकता है। इसके अलावा महाअट्ट कथा, महाअट्ट कथा, ठीक है। ये है हमारे महाअट्ट कथा, एक महाअट्ट कथा है विनय पिटक की टीका, ठीक है। महाअट्ट कथा जो है विनय की तो फुरूदी है, ये सुत्त पिटक की टीका है ना, सुत्त पिटक की टीका है। और फुरूदी जो है विनय पिटक की टीका है, ठीक है। तो ये है सुत्त पिटक की टीका, सुत्त पिटक की टीका, ठीक है। और बड़े अटपटे से नाम है, फुरूदी, फुरूदी। ये विनय पिटक की टीका है, विनय पिटक की टीका, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा, विशेष रूप से ध्यान रखना। मोस्ट है ये, लगा दो मोस्ट, क्योंकि इस प्रकार से पूछेंगे कि पिटकों की संस्कृत भाषा की टीकाओं में से कौन नहीं है, तो ये 3 नाम ये देंगे, एक चौथा नाम और ऐड कर देंगे बस, है ना। आपको फिर वहाँ पे गच्चा खा जाओगे आप, है ना। तो बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। तो ये था विद्यार्थियों हमारा बौद्ध साहित्य हमारा यहाँ पे पूरा होता है, ठीक है। अब अगली क्लास में हम बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की बात करेंगे। आप बौद्ध साहित्य को बढ़िया तरीके से तैयार करना विद्यार्थियों। और इसमें अन्य और कोई आपको पुस्तक मिले तो यहाँ पे ज़रूर आप लिखना, थोड़ी सी जगह छोड़ देना। और वहाँ पे आपको कोई पुस्तक मिले जिसमें आपको भाषा का पता चले कि ये संस्कृत में है, पाली में है, और मैंने छोड़ दी हो, उसको आप ज़रूर ऐड कर देना, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।